भारत की जनगणना जो दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा काम है, उसका पहला चरण जल्द ही शुरू होने वाला है। तो चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस महागणना की नींव रखी कैसे जाती है। तो मूल सवाल यही है, आखिर ये होता कैसे है? इतने विशाल देश में हर एक घर तक पहुंचने का तरीका क्या है? ये एक जबरदस्त चुनौती है और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम में। देखिए, इस पूरे काम को आसान बनाने के लिए देश को पहले राज्यों में बांटा जाता है, फिर जिलों में, और फिर जिलों को शहरों और गांवों में। ये बंटवारा तब तक चलता रहता है जब तक हम सबसे छोटी, सबसे जरूरी इकाई तक नहीं पहुंच जाते, जिसे कहते हैं HLB। और बस यहीं से भारत की महागणना की असली कहानी शुरू होती है। इसकी पूरी नींव इसी छोटी सी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई पर टिकी हुई है। तो ये पहली इकाई है HLB, जिसका पूरा नाम है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इस पूरी गिनती वाली पहेली का सबसे पहला और सबसे जरूरी टुकड़ा है। तो ये HLB आखिर है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक छोटा सा तय किया हुआ इलाका है जो एक सरकारी कर्मचारी यानी प्रगणक को दिया जाता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस इलाके के हर एक घर, हर एक इमारत की जानकारी इकट्ठा करे। ये देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है, ये वही नक्शा है जो एक प्रगणक को मिलता है। ये कोई आम नक्शा नहीं है, ये उनका पूरा कार्यक्षेत्र है। इसमें हर गली, हर मोड़ होता है ताकि ये पक्का हो सके कि कोई भी घर गलती से भी छूट ना जाए। अब जैसे ही ये नक्शा हाथ में आता है, प्रगणक का काम शुरू हो जाता है। लेकिन रुकिए, गिनती शुरू करने से पहले कुछ बेहद जरूरी कदम उठाने होते हैं। तो सबसे पहले प्रगणक अपने ऐप से ये नक्शा डाउनलोड करता है। इसके बाद वो अपने सुपरवाइजर के साथ पूरे इलाके का अच्छी तरह से दौरा करते हैं, और इस दौरे का मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि कोई भी इमारत, कोई भी झोपड़ी उनकी नजरों से बच ना पाए, इससे पहले कि एक भी सवाल पूछा जाए। और यहीं पर सबसे बड़ा नियम सामने आता है, कवरेज, मतलब हर जगह पहुंचना 100% होना चाहिए। उनके HLB में एक भी इमारत छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही दूर क्यों ना हो। एक सटीक जनगणना की बुनियाद यही है। अच्छा, HLB तो समझ आ गया। अब जरा और जूम इन करते हैं और एक और जरूरी चीज को समझते हैं, परिसर। इसकी सही पहचान करना बहुत जरूरी है। तो परिसर का मतलब क्या है? परिभाषा के हिसाब से ये किसी इमारत या अपार्टमेंट से जुड़ी हुई जमीन और उसकी साझा जगह होती है। अब सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत में यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। परिसर के लिए दीवार या बाउंड्री का होना जरूरी नहीं है। जी हां, एक खुली जगह भी परिसर हो सकती है। ये बात हमारी आम सोच से थोड़ी अलग है ना? चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। ये एक घर है जिसके चारों ओर एक साफ सुथरी बाउंड्री वॉल है। ये एक क्लासिक परिसर है। इसे पहचानना सबसे आसान काम है। लेकिन अब इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। एक तरफ एक ऐसा घर है जिसकी कोई चारदीवारी नहीं है, फिर भी ये एक परिसर है। और दूसरी तरफ एक झोपड़ी है जिसके चारों ओर पेड़ों और झाड़ियों की कुदरती बाड़ है, और हां, ये भी एक परिसर है। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि परिसर का मतलब सिर्फ ईंट की दीवारों से नहीं होता। तो प्रगणकों के लिए सबसे बड़ी सीख यही है कि सिर्फ दीवारों को देखकर फैसला नहीं करना है। ध्यान इस बात पर देना है कि उस जगह का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। सही पहचान की असली कुंजी यही है। तो अब सवाल उठता है कि इन छोटी छोटी बातों पर, इन डिटेल्स पर इतना ध्यान देना आखिर जरूरी क्यों है? HLB और परिसर की सही पहचान के असली मायने क्या हैं? देखिए, इस सटीकता के मायने बहुत बड़े हैं। यही सुनिश्चित करता है कि कोई भी, एक भी इंसान गिनती से बाहर ना रह जाए। इसी डेटा से यह तय होता है कि किस इलाके को कितने स्कूल चाहिए, कितने अस्पताल और कितनी सड़कें बनेंगी। यहां तक कि चुनावों में सीटें भी इसी आधार पर तय होती हैं। मतलब जमीन पर किया गया एक एक छोटा काम सीधे सीधे देश के भविष्य को आकार देता है। भारत की जनगणना, जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े कामों में से एक। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से होता है? दो बहुत ही मामूली लगने वाले शब्दों से, भवन और मकान। आज हम इन्हीं के बीच का फर्क समझेंगे। तो सारी कहानी शुरू होती है इन दो शब्दों से, भवन और जनगणना, मकान।
सुनने में तो बड़े सीधे साधे लगते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, एक सही गिनती की पूरी नींव इन्हीं की परिभाषाओं पर टिकी है और फील्ड पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही होता है। तो सबसे पहले समझते हैं भवन क्या है। ये सबसे सीधी साधी चीज है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए, आधिकारिक परिभाषा क्या कहती है। भवन मतलब जमीन पर खड़ी एक सिंगल संरचना, जिसकी आमतौर पर 4 दीवारें और एक छत हो, बस इतना ही। एक ढांचा जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। और देखिए, भवन का मतलब सिर्फ एक जैसी इमारतें नहीं हैं। ये एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट भी हो सकता है, एक सिंगल फैमिली घर भी, और यहाँ तक कि एक शिकारी का टीपी जैसा गैर पारंपरिक ढांचा भी। मतलब शक्ल सूरत से ज्यादा उसके होने पर जोर है। तो एक सबसे जरूरी नियम, गोल्डन रूल क्या है? वो है छत। किसी भी ढांचे को भवन कहलाने के लिए छत का होना एकदम जरूरी है। अगर छत नहीं तो वो भवन की गिनती में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, दीवारें जरूरी नहीं हैं। हाँ, सही सुना। जरा सोचिए, एक शेड जो सिर्फ खंभों पर खड़ा है और ऊपर एक छत है, उसे भी एक भवन गिना जाएगा। है ना दिलचस्प? ठीक है, तो भवन तो समझ आ गया। अब चलते हैं तीसरे और ज्यादा अहम हिस्से पर, जनगणना मकान। और यहीं पर असल कहानी बदलती है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ढांचे की नहीं बल्कि उसके इस्तेमाल की है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, भवन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जनगणना मकान उसके इस्तेमाल की एक इकाई है। भवन की पहचान उसकी छत से होती है, पर जनगणना मकान की पहचान होती है उसके दरवाजे से, उसके एंट्रेंस से। और सबसे बड़ी बात, एक भवन में कई मतलब एक से ज्यादा जनगणना मकान हो सकते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर। वो चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्रवेश द्वार। ये देखिए, ये है सीधी सीधी परिभाषा। एक भवन या भवन का वो हिस्सा जिसका एक अलग मुख्य प्रवेश द्वार हो। बस यही है कुंजी। पूरा खेल इसी अलग मेन एंट्रेंस का है। वो एंट्रेंस चाहे सीधे सड़क पर खुले या किसी कॉमन आंगन या सीढ़ियों से हो। ये तस्वीर देखिए, इससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। ये जो अपार्टमेंट ब्लॉक है, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है, तो ये हुआ एक भवन। लेकिन इसके अंदर 4 अलग अलग फ्लैट हैं और चारों के अपने अपने दरवाजे हैं, तो ये हो गए 4 जनगणना मकान। एक भवन, 4 मकान, सिंपल। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। हमेशा नियम सीधे सीधे लागू नहीं होते, और ये दिखाता है कि जनगणना का काम कितना फ्लेक्सिबल भी होता है। तो अब दिमाग में सवाल आएगा कि एक अपार्टमेंट ब्लॉक तो हमेशा एक ही भवन होता है ना? हमने अभी अभी यही तो सीखा। और यहीं आता है वो आहा मोमेंट। बाईं तरफ देखिए, केस ए। ये है स्टैंडर्ड नियम, एक स्ट्रक्चर मतलब एक भवन और उसके अंदर 8 घर। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, केस बी। ये है अपवाद। अगर म्युनिसिपैलिटी या कोई लोकल अथॉरिटी हर फ्लैट को पहले से ही एक अलग बिल्डिंग नंबर दे देती है, तो जनगणना के लोग भी उसे 8 अलग अलग भवन मान लेंगे। ऐसा इसलिए ताकि लोकल रिकॉर्ड्स और जनगणना के डेटा में कोई गड़बड़ ना हो। अब आखिरी सेक्शन में ये समझते हैं कि ये इतनी बारीकियां, ये सब परिभाषाएं आखिर इतनी मायने क्यों रखती हैं। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी गिनती के आधार पर सरकारें फैसले लेती हैं। संसाधनों का बंटवारा, कहाँ स्कूल बनेंगे, कहाँ अस्पताल की जरूरत है, सड़कें कहाँ तक जाएंगी, ये सब इसी डेटा पर निर्भर करता है। सही डेटा मतलब सही प्लानिंग, और सही प्लानिंग मतलब देश का सही विकास। ये प्रभावी शासन की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि इस पूरी गिनती का बेसिस क्या है? मतलब जब कोई सेंसस वाला कर्मचारी किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, तो वो एक परिवार को कैसे डिफाइन करता है? क्या ये खून का रिश्ता होता है, शादी? जो भी दिमाग में आ रहा है ना जवाब, वो बिल्कुल नहीं है। और जवाब ये रहा, जनगणना के लिए परिवार का मतलब खून का रिश्ता नहीं बल्कि साझा रसोई है। हाँ, किचन। इसका मतलब पता है क्या है? अगर एक ही घर में 2 भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, तो जनगणना की नजर में वो 2 अलग अलग परिवार हैं। कमाल है ना? सब कुछ किचन पर डिपेंड करता है। चलिए इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जनगणना में एक हाउसहोल्ड यानी कि परिवार का मतलब है रिलेटेड या अनरिलेटेड लोगों का एक ग्रुप जो एक साथ रहते हैं और एक कॉमन किचन से खाना खाते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है अनरिलेटेड शब्द, यानी जिनका कोई रिश्ता ना हो। और सबसे जरूरी हिस्सा, एक कॉमन किचन। यही वो चाबी है जो सब कुछ तय करती है। ठीक है, तो अब जब ये किचन वाला नियम समझ आ गया है,
तो आगे बढ़ते हैं। अब गिनती की 3 बेसिक यूनिट्स को समझना जरूरी है। बिल्डिंग, सेंसस हाउस और हाउसहोल्ड। इन्हीं तीनों से पूरी गिनती का ढांचा तैयार होता है। तो इन तीनों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, बिल्डिंग तो हो गई एक पूरी की पूरी स्ट्रक्चर। अब उस बिल्डिंग के अंदर हर वो हिस्सा जिसका बाहर से अपना एक अलग दरवाजा है, उसे कहते हैं सेंसस हाउस। और फिर उस सेंसस हाउस के अंदर हर वो ग्रुप जो अपना किचन शेयर करता है, वो है एक हाउस होल्ड। तो ऐसे समझिए, एक बड़ी बिल्डिंग में कई सारे सेंसस हाउस हो सकते हैं, और क्या पता किसी एक सेंसस हाउस के अंदर भी एक से ज्यादा हाउस होल्ड रह रहे हों। चलिए, डेफिनेशन तो हो गई। अब देखते हैं कि ये नियम असल दुनिया में कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में कैसे काम करते हैं। असली मजा तो अब आएगा। एक गांव का एग्जाम्पल लेते हैं। वहां क्या होता है, अक्सर एक ही परिवार के पास सोने के लिए एक अलग झोपड़ी होती है, खाना पकाने के लिए अलग जगह और अनाज रखने के लिए कोई और कोठरी। अब देखने में तो ये सब अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन सेंसस वाला इन्हें एक ही यूनिट मानता है। क्यों? क्योंकि ये सब सिंगल यूज प्रिंसिपल के अंडर आती हैं। मतलब एक ही परिवार अपनी जिंदगी चलाने के लिए इन सब का इस्तेमाल कर रहा है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, जनगणना करने वाला असल में लोगों को नहीं बल्कि किचन को गिन रहा है। रसोई ही वो सेंटर पॉइंट है जिससे सब कुछ जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब शहरों की तरफ आते हैं। यहाँ एक सीधा साधा एग्जाम्पल देखते हैं। एक नॉर्मल अपार्टमेंट बिल्डिंग सोचिए। मान लीजिए उसमें 12 फ्लैट्स हैं, हर एक का अपना दरवाजा, अपनी रसोई। तो यहाँ मामला बिल्कुल सिंपल है, एक बिल्डिंग, 12 सेंसस हाउस और 12 हाउस होल्ड। लेकिन अब जरा बिल्डिंग नंबर 5 पर नजर डालते हैं। यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है तो ये एक ही बिल्डिंग, पर सेंसस के हिसाब से इसके अंदर 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। कौन सी है ये? तो ये 3 यूनिट्स क्या हैं? पहली, मेन घर जहां फैमिली रहती है। दूसरी, सर्वेंट क्वार्टर जिसका अपना अलग दरवाजा हो सकता है। और तीसरी यूनिट हो सकती है कोई दुकान या ऑफिस जो उसी बिल्डिंग का हिस्सा हो, मतलब एक नॉन रेसिडेंशियल एरिया। और यहीं पर किचन वाला नियम फिर से हीरो बन जाता है। सर्वेंट क्वार्टर को एक अलग हाउस होल्ड क्यों गिना जाता है? क्योंकि सर्वेंट मालिक के किचन में नहीं बल्कि अपनी अलग जगह पर खाना बनाता है। मतलब अलग किचन तो अलग हाउस होल्ड, भले ही सब एक ही छत के नीचे क्यों ना रह रहे हों। ये एग्जाम्पल इस नियम को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि गिनना क्या है, पर ये कैसे पक्का किया जाता है कि हर एक दरवाजा गिना जाए, कुछ भी छूटे नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। तो कोई घर छूट ना जाए, इसके लिए एक फिक्स्ड रास्ता होता है। कर्मचारी हमेशा किसी भी एरिया के नॉर्थ वेस्ट कोने से शुरू करते हैं और फिर एक सांप की तरह जिग-जैग पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। एक गली पूरी की, फिर दूसरी। ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीका है। और मान लीजिए कोई बिल्डिंग छूट गई या 2 नंबरों के बीच कोई नई बिल्डिंग बन गई, तो सिस्टम उसके लिए भी तैयार है। उसे बस एक सब नंबर दे दिया जाता है। जैसे 10 और 11 के बीच में कोई बिल्डिंग आई तो उसे नंबर मिलेगा 10/1। दरवाजों पर ऐसे नंबर लिखे हुए शायद देखे भी होंगे। इनका एक खास मतलब होता है। पहला नंबर है बिल्डिंग नंबर, और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो बताता है कि उस बिल्डिंग में कितने सेंसस हाउस हैं। तो अगर कहीं 102-3 लिखा दिखे तो इसका मतलब है बिल्डिंग नंबर 102 और इसके अंदर 3 अलग अलग यूनिट्स हैं। तो काफी कुछ समझ लिया हमने। चलिए एक बार फिर से इस पूरी गिनती के सबसे जरूरी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो बस सब कुछ इन 4 नियमों पर टिका है। बिल्डिंग एक सिंगल स्ट्रक्चरल यूनिट है। सेंसस हाउस की पहचान है उसका अलग मेन एंट्रेंस। हाउसहोल्ड की पहचान है कॉमन किचन, और जहां भी मामला फंसता है वहां सिंगल यूज का प्रिंसिपल काम आता है। ये 4 नियम समझ लिए तो समझिए जनगणना की पूरी प्रणाली समझ ली।